सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 20 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा पंजाब। तो अभी पंजाब सरकार ने कोरोना संक्रमण रहित गांव बनाने के लिए कोरोना मुक्त पिंड अभियान को शुरू किया है। तो इस अभियान के अंतर्गत कोविड फतेह कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? गांव में टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना। और इसमें यह भी बोला गया कि जो गांव 100% टीकाकरण कराएगा उसे विकास के लिए 10 लाख रुपए का अनुदान भी मिलेगा। तो एक तरह से इससे तो आप यूं कह सकते हो कि उन गांवों को प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ऐसा कहा गया कि अगर अनुदान चाहिए तो 100% टीकाकरण करवाओ। बाकी हिमाचल प्रदेश ने अभी आयुष घर द्वार कार्यक्रम को शुरू किया था। उत्तराखंड पुलिस ने मिशन हौसला कार्यक्रम शुरू किया, एक पहल शुरू की थी। और बिहार ने हिट कोविड एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। लेकिन यह बात हो रही है पंजाब की, तो ये रहा मैप में पंजाब। देखो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री हो गए अमरिंदर सिंह और गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनौर है। अभी आपको याद होगा जो पंजाब है ये ग्लोबल कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। और अभी पंजाब का 23वां जिला कौन सा बना? मलेरकोटला बना है, संगरूर जिले से अलग होकर के। अभी पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत जो सहायता राशि है वो 21,000 को बढ़ा करके 51,000 रुपए कर दिया। यह आशीर्वाद योजना का पहले शगुन योजना नाम हुआ करता था। इसमें गरीब परिवार की जो बेटियां होती हैं उनकी शादी में सहायता देती है सरकार। अभी पंजाब में होला मोहल्ला त्योहार भी मनाया गया था। यहीं पे लाल लकीर मिशन भी शुरू हुआ था। और डीजी नेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, या ई दाखिल पोर्टल हो गया, या पीआर इनसाइट नाम का एक एप्लीकेशन और वेब पोर्टल हो गया, ये भी लॉन्च हुआ था पंजाब में ही। यहीं पे बसेरा योजना शुरू हुई थी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना शुरू हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाब का राजकीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया, तो ब्यास नदी में पाए जाने वाली सिंधु डॉल्फिन को। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र यानी कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर ये किस शहर में स्थापित किया गया? तो आंसर होगा पुणे में। तो अभी महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ने पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र ये शुरू करने के लिए भी नाबार्ड के साथ समझौता किया है। और इस केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? सिंपल सा उद्देश्य है कृषि निर्यात को बढ़ावा देना। तो याद रखना, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहां पे? पुणे में। और किसकी सहायता से? नाबार्ड की सहायता से। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 में। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई थी, तो शिवरमन समिति की सिफारिश पे। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में और इसके अध्यक्ष वर्तमान में है गोविंद चिंतला। अच्छा, अभी एक डे हम लोगों ने पढ़ा था, विश्व कृषि पर्यटन दिवस, वर्ल्ड एग्रीकल्चर टूरिज्म डे। बताओ कब मनाते हैं? 16 मई को मनाते हैं, ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में ईरान ने किस नाम से अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाया है? तो आंसर होगा सीमॉर्ग। तो अभी ईरान ने सीमॉर्ग नाम से एक नया सुपर कंप्यूटर बनाया है, जो कि देश का अब तक का पिछले सुपर कंप्यूटर से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। और इस सुपर कंप्यूटर को तेहरान के अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। और इसका जो नाम है एक पौराणिक फिनिक्स जैसे पक्षी सिमुर्ग के नाम पे रखा गया है। तो आप तो ये सिमुर्ग नाम याद रखना। लेकिन अगर आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा फुगाकू। ये फुगाकू जापान का है। अच्छा चलो मुझे बताओ, विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो सैमूर क्रे को कहा जाता है। और भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विजय भटकर को। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम 8000, जिसको बनाया था सी डेक ने। अब ये ईरान का सुपर कंप्यूटर है, तो ये रहा मैप में ईरान। देखो ईरान की कैपिटल तेहरान होती है और इसकी नई करेंसी क्या है? तोमान। पहले ईरानी रियाल थी और इसके प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। और ईरान में एक स्थान है रामसर, जहां पे कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन 1971 में, जिसका संबंध है आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड
वेटलैंड के कंजर्वेशन से। अच्छा बताइए, भारत में टोटल वेटलैंड साइट्स कितनी है? 42 है। और 42 नंबर के अभी बनी थी तसोकर झील, जो कि लद्दाख में है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में वेद आपके द्वार योजना को किसने शुरू किया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। तो अभी आयुष विभाग ने मध्य प्रदेश में वेद आपके द्वार योजना को शुरू किया है। तो इस योजना में होगा क्या? तो इस योजना के माध्यम से आयुष चिकित्सा विशेषज्ञों के द्वारा लाइव वीडियो कॉल के माध्यम से घर बैठे मुफ्त चिकित्सा परामर्श दिया जाएगा। और ये योजना आयुष क्योर नाम से एक टेलीमेडिसिन एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। और देखो, आयुष से एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, क्योंकि आयुष नाम की एक दवाई थी जो न्यूज में थी। कौन सी? आयुष 64। वैसे तो ये मलेरिया की दवा है, लेकिन कोविड-19 के इलाज में भी इसका उपयोग हो रहा है, तो इसका नाम भी ध्यान रखना। बाकी हिमाचल प्रदेश ने भी आयुष घर द्वार योजना को शुरू किया। और अभी गुजरात में मारू गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान शुरू किया गया। और हरियाणा में आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा को शुरू किया गया। लेकिन यह बात मध्य प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में एमपी। देखो, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक आपको यहीं पे मिलेगा। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उसके अलावा देश की पहली म्यूकर माइकोसिस यूनिट ये लगाई जाएगी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के भोपाल और जबलपुर में। उसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने अभी मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना, कोरोना वॉरियर्स योजना और कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना को भी शुरू किया था। उसके अलावा कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए स्पॉन्सरशिप योजना को भी शुरू किया। उसके अलावा मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया था। यहाँ पे मिशन ग्रामोदय शुरू किया था। और मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद शहर है उसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। और यहीं पे ही जलाभिषेकम अभियान भी शुरू हुआ था। पंख योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। अच्छा बताइए, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क ये बना है कहाँ पे? मध्य प्रदेश के सांची में। अच्छा बताइए, सांची का स्तूप को कब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया? तो 1989 में। वैसे आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में आपको 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिलेंगी। कौन कौन सी? भीमबेटका की गुफाएं। और भीमबेटका की गुफाएं क्यों न्यूज में थी? क्योंकि भारत में पहली बार दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिंकिंसोनिया के जीवाश्म मिले थे यहाँ पे। उसके अलावा सांची स्तूप हो गया और खजुराहो के मंदिर हो गया। और खजुराहो के मंदिर से याद रखो, ये मंदिर किस शैली में बने हैं? तो नागर शैली में। इसे बनवाया है चंदेल शासकों ने। मध्य प्रदेश में एक रामसर साइट भी है, भोजताल। और याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट जिसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट, ये बनेगा कहाँ पे? खंडवा जिले में, नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पे बनेगा ये। यहीं पे एक जिला एक शिल्प अभियान भी शुरू हुआ था। और यहाँ के नए चीफ जस्टिस का नाम है मोहम्मद रफीक। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए मध्य प्रदेश से, जो अभी रिसेंटली 2021 में न्यूज में थे। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस देश ने भारत को फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया? तो आंसर होगा ईरान ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सुनो, ये क्या है? पहले तो ये देखो, ये फरजाद बी ये क्या है? ये ईरान में एक प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। और आपको बता दूं कि इस फरजाद बी गैस फील्ड की खोज भारत की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने ही की थी। पर अब ईरान ने इस फरजाद बी गैस परियोजना से भारत को ही बाहर कर दिया। और इससे भारत को लगभग 3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। अच्छा, ऐसा ईरान ने किया क्यों? तो ऐसा किया है चाइना के कारण। एक्चुअली भी चाइना ने ईरान को 25 सालों के लिए 400 अरब डॉलर देने का समझौता किया। एक तरह से लोन दे रहा है वो। तो अब ईरान ने कहा कि भैया हमारे पास तो पैसा आ गया, तो अब इस गैस फील्ड को हम खुद ही विकसित करेंगे। और उसके बाद उन्हें भारत की जरूरत थी नहीं, तो उन्होंने भारत को बाहर कर दिया, ये कह करके कि आपका टाइम पूरा हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे केवल फरजाद बी गैस परियोजना से ही भारत को बाहर नहीं किया, बल्कि चाबहार रेल लिंक प्रोजेक्ट से भी भारत को बाहर कर दिया। लेकिन ये याद रखना, चाबहार जो पोर्ट भारत बना रहा है ना ईरान में, उससे बाहर नहीं किया हमें। इस चीज को क्लियर रखना, चाबहार रेल लिंक प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया, इसमें कंफ्यूज मत होना। अच्छा, ईरान में भारतीय राजदूत कौन है? जी धर्मेंद्र है। यहाँ पे एक वर्किंग आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट भी मिलेगा, जिसका नाम क्या है? नतांज न्यूक्लियर पावर प्लांट। ईरान में मिलेगा ये आपको।
बाकी ईरान हम पीछे देख ही चुके हैं, तो अभी बढ़ते हैं आगे। तो देखो यहां से आपसे क्या प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि फरजाद नाम का गैस का फील्ड कहां पर है? ईरान में है। अब बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में किस कंपनी ने सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम के निर्माण की घोषणा की है? तो आंसर होगा रिलायंस जियो ने। तो रिलायंस जियो ने कहा है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय सबमरीन केबल बिछाने वाला है। सबमरीन केबल मतलब समुद्र के अंदर वो ऑप्टिकल फाइबर बिछाएगा, और इसको बिछाने का उद्देश्य क्या है? इंटरनेट की सुविधा को अच्छा करना। और यहां पे वो 2 केबल बिछाएगी, एक का नाम है इंडिया एशिया एक्सप्रेस और दूसरे का नाम है इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। और ये जो इंडिया एशिया एक्सप्रेस है, इसका उद्देश्य है भारत से थाईलैंड तक इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना, जो कि 2023 तक स्टार्ट भी हो जाएगा। और दूसरी केबल का नाम क्या है? इंडिया यूरोप एक्सप्रेस, जिसका उद्देश्य है इटली तक इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना, और ये 2024 तक स्टार्ट होगा। और इसमें रिलायंस का सहयोग करेगी सबकॉम कंपनी। अच्छा, इससे मैंने आपको क्या बताया था, इससे क्या समझते हो आप कि समुंदर के अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाएगी ये रिलायंस जियो। ऑप्टिकल फाइबर से आपको याद आता होगा, फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर किन्हें कहा जाता है? इनका भी कुछ समय पहले निधन भी हुआ था, तब इनका नाम न्यूज में था, नरेंद्र सिंह कृपाणी को। अब याद आ गया होगा आपको। और अगर आपसे पूछा जाए ऑप्टिकल फाइबर ये किस प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पे काम करती है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब रिलायंस जियो से आपको याद होगा, टाइम्स मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में 2 भारतीय कंपनियां थी, एक तो ये रिलायंस जियो और दूसरी थी बायजूस। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में MMA यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर कौन बन गए? तो आंसर होगा अर्जन भुल्लर। तो भी अर्जन भुल्लर ये शीर्ष स्तर के MMA प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर बन गए हैं। वैसे ये कनाडा से हैं। और आपको बता दूं, अर्जन भुल्लर ने 2010 और 2012 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीते थे, और वे ओलंपिक में कनाडा का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय मूल के पहले फ्री स्टाइल पहलवान बने। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में जारी फिलिप रॉथ द बायोग्राफी बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा ब्लैक बेली ने। और ये बुक है जो अभी काफी कंट्रोवर्सी में आ गई थी। एक्चुअली में फिलिप रॉथ द बायोग्राफी मतलब फिलिप रॉथ की जीवनी। तो फिलिप रॉथ ये एक महान व्यक्ति है, और फिलिप रॉथ ने अपनी जीवनी लिखवाने के लिए इनको चुना, ब्लैक बेली को। और हुआ क्या था, ब्लैक बेली ने इनका यौन उत्पीड़न किया था, ऐसा फिलिप रॉथ कहते हैं। तो आप तो सिंपल से याद रखो, फिलिप रॉथ की जो बायोग्राफी है इसको लिखा है किसने? ब्लैक बेली ने। बाकी रस्किन बॉन्ड अभी ये न्यूज में थे, क्योंकि अपने सबसे पसंदीदा कहानियों में से 25 को एक नई किताब जिसका नाम है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन में इन्होंने कलेक्शन किया। जेके रॉलिंग द क्रिसमस पिग नाम की बुक को लिखा, और कल्कि कोचलिन एलिफेंट इन द वॉर्म नाम की बुक को लिखा। फिर बताइए वाईफाई सुविधा को प्राप्त करने वाला भारत का 6000वां रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया? तो आंसर होगा हजारीबाग रेलवे स्टेशन। अच्छा, ये तो बात हो गई 6000वां। एक बार एग्जाम में 5500वां भी पूछ लिया गया था। कौन सा था 5500वां? तो आंसर होगा माधवा मिलन रेलवे स्टेशन, जो कि है झारखंड में। आप ये 6000वां कौन सा बना है? ये भी झारखंड का ही बना है, हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए पहला कौन सा था? मुंबई सेंट्रल था, जिसे 2016 में पहला फ्री वाईफाई मिला था। और अब देख लीजिए 5 सालों के अंदर भारत में 6000 रेलवे स्टेशन है जिन्हें फ्री वाईफाई दिया जा चुका है। तो ये आप ध्यान रखना। वैसे भी आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा था, अभी 12000 हॉर्स पावर का सोवा रेल इंजन ये अभी भारतीय रेलवे में शामिल कर लिया गया है। और इसे बनाया गया कहाँ पे? मधेपुरा फैक्ट्री में, जो कि है बिहार में। और इसे फ्रांस की एक कंपनी ने सहायता की है इस इंजन को बनाने में। फ्रांस की कौन सी कंपनी? अल्टसोम कंपनी। और हमारे रेल मंत्री है पीयूष गोयल। चलिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने। बढ़ते हैं आगे। बताइए अभी हाल ही में किसे प्रसिद्ध ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा खुशहाल कौशिक को। तो खुशहाल कौशिक ये कौन है? तो ये साइबर सिक्योरिटी पे काम करते हैं,
और अभी इंडिया अचीवर फोरम के द्वारा ये प्रसिद्ध ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से इनको सम्मानित किया गया। बाकी देखो नुक्लू फॉर्म, अभी आपको याद होगा व्हिटली अवार्ड 2021 से इनको सम्मानित किया गया था। शकुंतला थिलस्टेड विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता। और डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन अरब वर्ल्ड का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी ये, तो ये ध्यान रखना नाम। फिर बताइए, अभी हाल ही में के अग्रवाल का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? मेडिकल। के अग्रवाल ये एक फेमस कार्डियोलॉजिस्ट थे। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हृदय रोग विशेषज्ञ, और अभी कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया है। आपको बता दूं ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, नाम याद रखना इनका। और कार्डियोलॉजिस्ट से आपको एक नाम जरूर याद आता होगा अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो। नाम बताऊं आपको, डॉक्टर पद्मावती। याद रखना ये भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी, निधन हो गया इनका भी। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में माली के प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा मोख्तर ओउने। मोख्तर ओउने, इनको माली के प्रधानमंत्री के रूप में अभी फिर से नियुक्त कर दिया गया। आपको याद होगा इब्राहिम बाउबकर कीता को हटाने के बाद अगस्त 2020 में इन्हें कार्यवाहक सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन अब इन्हें परमानेंट प्रधानमंत्री यहाँ का बना दिया गया है। बाकी गुइलर्मो लासो इक्वेडोर के प्रेसिडेंट बने, और वजेसा उस्मानी ये कोसोवो की दूसरी महिला प्रेसिडेंट बनी, और ससो नगेसो ये कांगो गणराज्य के प्रेसिडेंट बने। बाकी बात माली की है तो ये एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, ये रहा माली। कैपिटल इसकी बमाको है, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, और प्रधानमंत्री बन गए मोख्तर ओउने। अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 मई को। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया था। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर जरूर करना है।